गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और कोई भी मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी आईडी लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था। रामानुजाचार्य की प्रतिमा का आवरण किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो एस्थेटिक पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपके है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए है स्मृति संप्रदाय, बी है श्री संप्रदाय, सी है पुष्टि संप्रदाय या डी है ब्रह्म संप्रदाय। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पे अब सरकारी फीस, ये काफ़ी सकारात्मक कदम है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज अगर है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बिहार में या किसी भी जगह पे, तो उसमें अगर 100 सीट मिला हुआ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उस 100 सीट में 50 सीट जो होगा, उस 50 सीट के फीस का निर्धारण उस मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। यानी उस मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा 50 सीट का निर्धारण, और रिमेनिंग जो 50 सीट का निर्धारण होगा उसका निर्धारण किया जाएगा फी सरकार के द्वारा। तो काफ़ी सकारात्मक कदम है ये। इसको मान के चलिए, इस तरह से भी देख सकते हैं आप कि अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो आधा सीट है वो मेडिकल कॉलेज के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और आधा जो उसका फ़ी होगा, आधे सीट का जो उसका फ़ी होगा, वो जिस तरह से पीएमसीएच का फ़ी होता है या जिस तरह से एनएमसीएच का फ़ी होता है उसी तरह से उसका फ़ी होगा। यानी गवर्नमेंट का जितना फ़ी होगा उतना ही फ़ी होगा आधे सीट का। तो काफ़ी सकारात्मक कदम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे एक संस्था के बारे में जिक्र है, एनएमसी के बारे में ये जिक्र है, और बेसिकली ये जो डिसीजन लिया है ये एनएमसी के द्वारा डिसीजन लिया गया। तो अगेन ये संस्था अधिक इम्पॉर्टेंट है। इस संस्था के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एनएमसी मतलब होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसे हिंदी में कहा जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके 2020 में इस संस्था की स्थापना किया गया था। इससे पहले अगर आप देखेंगे 2020 से पहले हमारे देश में एक बहुत पुरानी संस्था थी जो 1956 के बाद ये संस्था बनी थी, और ये संस्था थी एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिसमेंटल करके एक नया संस्थान बनाया गया जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना बेसिकली राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा 2020 में किया गया था। और ये जो आयोग है, ये आयोग टोटल 33 सदस्य होते हैं। इस आयोग में 33 सदस्य में एक सदस्य इसका अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं, और 22 सदस्य इसके जो है अंशकालीन सदस्य होते हैं। तो टोटल 33 इसके मेंबर हैं, और ये 33 मेंबर मिलकर के डिसीजन लिया है कि प्राइवेट कॉलेज में या निजी कॉलेज में, निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पे सरकारी फी होगी। ये आयोग के द्वारा डिसीजन लिया गया है, जो आयोग 33 सदस्यीय आयोग है। उद्योग जगत भी खोले अपना खजाना। हमारे देश की वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है। CII के मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसी मीटिंग में उन्होंने कहा था। अब देखिए, आप कहीं भी देखते होंगे कि अगर हमारे देश के विदेश मंत्री कहीं जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उसका फोकस होता है कि इन्वेस्टमेंट को अधिक प्रोत्साहित किया जाए, निजी निवेश को अधिक प्रोत्साहित किया जाए, यानी जो कंपनी है वो अधिक से अधिक निवेश करे।
इन्वेस्टमेंट साइकिल में हमेशा निवेश इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, निवेश इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश होगा, जितना अधिक से अधिक निवेश होगा उतना अधिक से अधिक क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। जितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा। जितना अधिक से अधिक रोजगार होगा उतना अधिक से अधिक क्या होगा, सेविंग्स होगा, यानी बचत होगा। और जितना अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा बचेगा वो क्या करेगा, निवेश करेगा। तो इस तरह से जो हमारा निवेश चक्र है ये मूव करेगा, इकोनॉमिक साइकिल है वो मूव करेगा। तो इकोनॉमिक साइकिल को मूव करने के लिए जो है निवेश चक्र को अपनाया जाता है या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी संदर्भ में कल आपने देखा होगा, कल हमने डिस्कस किया था कॉरपोरेशन टैक्स जो सरकार 15% कर दिया था, उसका कारण था सरकार जब कॉरपोरेशन टैक्स काफ़ी कम करके 15% कर दिया था। तो कॉरपोरेशन टैक्स कम किया था सरकार, इसका रीज़न था कि सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि अधिक से अधिक फैक्ट्री लगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ताकि हमारा जो है इकोनॉमिक साइकिल मूव कर सके। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते सरकारी मदरसे। असम सरकार के द्वारा एक आदेश लाया गया था, इस आदेश का नाम है असम रिपीलिंग एक्ट 2020। इस आदेश में कहा गया है कि मदरसा जो है, जो सरकारी मदरसा है जिसको फंड सरकार करती है, वो मजहबी शिक्षा नहीं देंगे, वहाँ पे सरकारी स्कूल की तरह शिक्षा दिया जाएगा। इस आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो मजहबी शिक्षा है वो बेसिकली आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन है, इसलिए मजहबी शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी कहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी एक तरह से असम सरकार के डिसीजन का समर्थन करते हुए कहा है कि यह आर्टिकल 28 का उल्लंघन है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 28(1) के बारे में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है अपना, कि अगर किसी बच्चे को मजहबी शिक्षा चाहिए तो उसको इनिशियल स्टेज में मत दीजिए। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मौलाना बनना, मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपको पादरी बनना या आपको पंडित बनना, तो ऐसे कंडीशन में आप इनिशियल लेवल से मजहबी शिक्षा नहीं दे करके एक काम कीजिए कि आप उसको पहले ग्रेजुएशन करवा दीजिए। ग्रेजुएशन करवाने के बाद उसको सोचने दीजिए कि उसको क्या करना। अगर वो मौलाना बनना चाहता है मौलाना बने, कोई आपत्ति नहीं मुझे। वो पंडित बनना चाहता है पंडित बने, पादरी बनना चाहता है पादरी बने, लेकिन सबसे पहले उसको बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए। इंटर या ग्रेजुएशन पहले उसे करना चाहिए, उसके बाद जो उसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो कम एज का बच्चा होता है उसको डाइवर्ट करना आसान होता है, उसको माइंड को चेंज करना काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हाईकोर्ट के द्वारा एक अच्छा डिसीजन लिया गया। देखिए यहाँ पे दो न्यूज़ है, एक तो डिजिटल कृषि हमारा भविष्य, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और एक यहाँ पे यह है कि संत श्री रामानुजाचार्य की जो है प्रतिमा का आवरण किया गया है, और ये जो प्रतिमा है इसका आवरण किया गया है हैदराबाद में। इस प्रतिमा को जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। अब देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से रामानुजाचार्य आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले शंकराचार्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि शंकराचार्य की प्रतिमा का आवरण भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2021 में किया था केदारनाथ में। तो शंकराचार्य भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, रामानुजाचार्य भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। हिस्ट्री को भी मैं कहता हूं कि करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के समय में स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, हर जगह। रामानुजाचार्य जो है ये आपके हिस्ट्री का पार्ट है, जीएस पेपर 1 का पार्ट है, इसमें कहीं कोई करंट से लेना देना इसका नहीं है। बावजूद इसके जब इस तरह की प्रतिमा का आवरण किया जाता है तो उसके हिस्टोरिक एस्पेक्ट को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। रामानुजाचार्य के हिस्टोरिक एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शंकराचार्य के हिस्टोरिक एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर को अपने बुक से कोरिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए।
रामानुजाचार्य 5 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी के प्रतिमा का आवरण किया गया है और ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। बेसिकली ये जो प्रतिमा आपको दिख रहा है 216 फीट ऊंची इस प्रतिमा में पंच लौह है, यानी 5 धातु से मिलकर बना हुआ है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से मिलकर के इस प्रतिमा को बनाया गया है। यह दुनिया की धातु की बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की धातु की सबसे बड़ी प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है वो खड़ी मुद्रा में है, लेकिन ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी धातु की प्रतिमा है। वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक समाज सुधारक थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है रामानुजाचार्य को, और उनके उपदेश ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया, जिसमें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागदास, कबीर और मीराबाई जैसे कवि इसकी प्रेरणा माने जाते हैं। यानी कबीर पे, मीराबाई पे भी कहीं न कहीं रामानुजाचार्य का जो है प्रभाव था। और रामानुजाचार्य ने वेदांत के विशिष्ट द्वैतवाद मत दिए थे। विशिष्ट द्वैतवाद मत किसने दिया था? वो रामानुजाचार्य ने दिया था। हिंद प्रशांत पे वैश्विक शक्तियों की खेमबंदी बनी भारतीय कूटनीति की चुनौती। हमारे देश के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, वहाँ पे क्वाड की विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी उसका परिचर्चा होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, लेकिन क्वाड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था क्वाड पे, आप लोग देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूजीसी जो है, यूजीसी नए कोर्स ला रही है या कोर्स के फॉर्मेट को चेंज कर रही है। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा यूपीएससी जो है कोर्स का पैटर्न चेंज करने वाली है। जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, मैथ के साथ आप चाहेंगे तो आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगा। तो इस तरह का कुछ पैटर्न जो है करना चाह रही है यूजीसी। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, एनपीए घटा तो एसबीआई की कमाई को मिली मजबूती। यहाँ पे एनपीए जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एनपीए क्या होता है। एक तो दिनेश खारा एसबीआई के चेयरमैन है, ये आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो दिनेश खारा है। दूसरा है कि एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है वो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। एनपीए मतलब होता है कि मान लेते हैं कि बैंक से आपने लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, आपको लोन का किस्त जो चुकाना था वो चुकाना था 1 मार्च को। आप 1 मार्च को लोन का किस्त नहीं चुकाया, आप 1 अप्रैल को भी लोन का किस्त नहीं चुकाया, आप 1 मई को भी लोन का किस्त नहीं चुकाया, और आप 1 जून को भी आप लोन का किस्त नहीं चुकाया। जब लोन का किस्त आपको चुकाना था उसके 3 महीना यानी 90 दिन तक आप लोन का किस्त नहीं चुकाते हैं तो आपको या आपके जो लोन अमाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो जितना आपने लोन लिया उसको एनपीए घोषित किया जाएगा। यदि जो लोन का किस्त है, जो चुकाने का डेट है, उसके 90 दिन के अंदर आप नहीं चुकाए यानी 3 महीने के अंदर नहीं चुकाए तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ज्ञात होनी चाहिए। एडिटोरियल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप लोगों में कई सारे लोग बोलते हैं कि सर एडिटोरियल डिटेल से डिस्कस कर दीजिए। एडिटोरियल अगर कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा तो मैं खुद चर्चा कर दूंगा, लेकिन ये सब एडिटोरियल पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नदी जोड़ो परियोजना इस बार बजट में आप
दिया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और बजट को भी आप लोग पढ़िएगा जिसमें नदी जोड़ो परियोजना के बारे में डिस्कस किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और खास करके बीपीएससी जो लोग भी देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारे देश के केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय जो है सर्बानंद सोनोवाल, ये अभी पटना आए हुए थे सर्बानंद सोनोवाल, और इन्होंने क्या किया है कि एक पटना के गायघाट बंदरगाह से गुवाहाटी बंदरगाह, गुवाहाटी के मांडू बंदरगाह, पटना में गायघाट बंदरगाह है और गुवाहाटी में आपको मांडू बंदरगाह है, तो गायघाट से मांडू के बीच में 200 टन चावल ले जाने वाले एक कार्गो को भेजा है इन्होंने। तो एक जहाज को इन्होंने भेजा है, ये जो आपको दिख रहा है एक जहाज को इन्होंने भेजा है जो पटना के गायघाट से खुल चुकी है कल, और ये कहाँ जाएगी तो मांडू बंदरगाह जो गुवाहाटी में वहाँ तक जाएगी। तो इस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को ये जोड़ेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को इससे जोड़ा जाएगा। तो बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 को ये बेसिकली कनेक्ट करेंगे। नेशनल वाटरवेज जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पटना के ही थोड़ी 25 किलोमीटर दूर है सारण जिला। सारण जिला में कालूघाट पे एक बंदरगाह का निर्माण की आधारशिला रखा गया। तो कालूघाट जो सारण जिला में पड़ता है वहाँ पे भी बंदरगाह का निर्माण की आधारशिला रख दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ सकती है। देखिए ये अहम क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कई दिन से वेट कर रहा हूं इसका। परमाणु वार्ता के अहम दौर पे पहुंचे अमेरिका ने ईरान के प्रतिबंधों से दी राहत। निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम होगा, सकारात्मक कदम होगा भारत के लिए। अगर ईरान को परमाणु वार्ता के तहत अगर प्रतिबंध पे राहत दे देता है तो भारत एक बार फिर ईरान से तेल परचेज कर सकता है। और ईरान वो इकलौता देश था जिसके साथ हम रुपए में, इंडियन करेंसी में भी तेल परचेज करते थे। तो अगर ईरान पे प्रतिबंध की छूट दे देता है तो भारत ईरान संबंध एक बार फिर से मजबूत होगा और हम ईरान से तेल परचेज करना फिर से शुरू कर देंगे। और कई सारी परियोजना जो है जो इसके कारण अटकी हुई है। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेसिकली इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002 के आसपास हुई थी। और ये प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली कि मुंबई एयरपोर्ट से JNPT से जो हमारा जो एक रूट बन रहा है और ये रूट जाएगा सीधे रूस की सेंट पीटर्सबर्ग। तो मुंबई से सीधे हम अपना सामान पहुंचाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग। वो जाएगा कैसे, तो वो जाएगा ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से, बंदरगाह से होते हुए जाएंगे। तो हम पहले यहाँ से बंदर अब्बास पोर्ट जाएंगे, ईरान घुसेंगे और ईरान से फिर जो है हम कैस्पियन सागर जाएंगे और वहाँ से सीधे हम रूस निकल जाएंगे। लेकिन सोचिए 2002 की परियोजना अभी तक अटकी हुई है, उसका रीजन यही है, ईरान पे लगातार प्रतिबंध रहा है। 2003 से लेकर के 2015 तक प्रतिबंध रहा। 15 में फिर जो है न्यूक्लियर डील हुआ था जब बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, और 15 के बाद फिर 2018 में फिर ईरान पे प्रतिबंध लग गया। तो कई वर्ष से ईरान प्रतिबंध झेल रहा है, जिसके कारण कई सारी परियोजना भारत जो है ईरान में अभी तक मूर्त रूप नहीं दे पाई है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं क्वेश्चन पे। रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था? तो स्मृति संप्रदाय, बेसिकली शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की शुरुआत किया था और रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।